हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट यानी कि विषय एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वियना की संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन द्वारा लाए गए परिवर्तनों को समाप्त करना था दोस्तों। और अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूना पैक्ट पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि जो पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों वो किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, जो महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था दोस्तों? कमेंट में बताइए उसका नाम। तो आपको बताना है दोस्तों कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था। तो पूना पैक्ट मैं आपको बता दूं दोस्तों, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर यानी कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, संघीय व्यवस्था को शक्तियों का ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? यानी जो मृदा अपरदन, मिट्टी के जो कटाव है दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका अति पशु उच्चारण है दोस्तों, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें जो डब्ल्यूटीओ दिया हुआ है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अधिकार है दोस्तों कानून बनाने का। और चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो भारत में सबसे पहले जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो रिसरा बंगाल में हुआ था दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिशु मृत्यु दर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या दर्शाता है? तो यह क्या दर्शाता है दोस्तों? यह दर्शाता है दोस्तों प्रति 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष में पहले, यह दर्शाता है दोस्तों प्रति 1000 जीवित जन्म पर एक वर्ष से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या को दर्शाता है दोस्तों, इसलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है? तो असंगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है दोस्तों? सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। यह सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? यानी कि जो भारत में सबसे अधिक जो उत्पादन किया जाता है, किस फसल का ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का। क्योंकि दोस्तों चाहे भारत का कोई भी राज्य हो, खाने के लिए तो वो चावल ही ज्यादातर खाएगा दोस्तों। क्योंकि भारत में सबसे अधिक चावल की खेती इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ के जो मुख्य रूप से जो खाना है वो क्या है? चावल ही है। चावल को ही खाने के रूप में, मुख्य भोजन के रूप में मानते हैं। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जर्मनी को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑटो वन बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ही कराया था दोस्तों। इसको जरूर इंपोर्टेंट, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जर्मनी का जो एकीकरण है ये 5 नंबर में आता है, इसको जरूर याद रखिएगा। और यदि ये नहीं आया तो इटली का एकीकरण को जरूर याद रखिएगा दोस्तों, इटली का एकीकरण को। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? यानी कि जो बैंक वाले हैं दोस्तों, जब हम लोग पैसा को जमा करते हैं तो बैंक वाले उसका एक बड़ा सा हिस्सा, क्या चीज करते हैं उस पैसा को? जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋण, लोन देने के लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, रबी की फसलें आमतौर पर किस महीने में बोई जाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती है। और आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि जो रबी फसलें के अंतर्गत कौन कौन सा फसल आता है, यानी कि कौन कौन सा फसल है दोस्तों जो अक्टूबर दिसंबर में बोया जाता है, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल किस समस्या का समाधान करते हैं?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है दोस्तों कि उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार किस प्रकार के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो यह किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, निवारण मांगने का अधिकार के अंतर्गत आता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे पुराना उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी कि जो प्राकृतिक गैस और तेल का उत्पादन करने वाला भारत का सबसे पुराना राज्य कौन ऐसा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, असम। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भारत का सबसे पहला तेल या प्राकृतिक गैस का जो कारखाना था वो असम के डिगबोई में था। डिगबोई असम में ही पेट्रोल का पहला कारखाना लगा हुआ था दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण क्या कहलाता है। तो ये आप जियोग्राफी में पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर एक जैविक और एक अजैविक दो प्रकार के संसाधन होते हैं दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा उद्योग अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लौह और इस्पात उद्योग। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है। तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या है दोस्तों, एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाली कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। इसका मैं आपको सरल रूप में समझाता हूं दोस्तों, ऐसे कि जैसे आईफोन जो है दोस्तों वो एप्पल कंपनी का होता है, और एप्पल कंपनी कहाँ का है, अमेरिका के है। लेकिन अमेरिका के रहते हुए भी वो अपना कारखाना इंडिया में भी बहुत स्थापित किया है। ठीक है, इसी तरह ऐसे कंपनी जो अलग अलग देशों में जाकर कंपनियां अपना सेम कंपनी को खोलता है तो उसे ही बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं दोस्तों। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता कौन है। यानी कि भारत में सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1821 ईस्वी में संवाद कौमुदी नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के बारे में जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि जो सती प्रथा था दोस्तों वो इन्हीं के द्वारा समाप्त किया गया था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, यंग इटली नामक गुप्त संगठन किसने बनाया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्यूसेप्पे मेत्सिनी। अगर आपको याद नहीं हो रहा है नाम तो दोस्तों सिर्फ मेत्सिनी याद रखिएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। यानी जो पैसा होता है, पैसा कौड़ी जो होता है दोस्तों, उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। लोन देना यानी कि ऋण देना, दूसरा मूल्य का एक भंडार, सी विनिमय का माध्यम, डी ब्याज एकत्र करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विनिमय का माध्यम होता है दोस्तों मुद्रा। यानी कि आप किसी भी सामान को लेने के लिए पैसा होना चाहिए। आप जब पैसा देते हैं तो वो अपना सामान देता है। तो जो यहाँ पे क्या चीज का कार्य हो रहा है, विनिमय का, विनिमय यानी कि लेन देन का कार्य हो रहा है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अधिकारों और अवसरों के मामले में पुरुषों और महिलाओं की समान भागीदारी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैंगिक समानता कहा जाता है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटेन में औद्योगिक परिवर्तन किस गति से हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धीमी और क्रमिक गति से। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1992 ईस्वी में। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है दोस्तों, नदियों के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र में पारदर्शिता का क्या अर्थ है। तो पारदर्शिता का अर्थ होता है दोस्तों नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच का अधिकार। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रा का एक आधुनिक रूप क्या है। तो मुद्रा का एक आधुनिक रूप क्या है दोस्तों, कागजी नोट और सिक्के। और अब चलते हैं क्वेश्चन, आपसे कहा था दोस्तों मुद्रा का आधुनिक रूप, लेकिन अभी जो वर्तमान में मुद्रा क्या चीज का रूप ले चुका है। तो कागजी नोट यानी कि जो नोट होता है, और सिक्का का रूप ले चुका है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग दोस्तों NH 44 है दोस्तों। ये
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। और यहीं पे एमसीक्यू का क्वेश्चन समाप्त हो चुका है दोस्तों, और अब हम करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें जो पूछा है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी की 2 प्रमुख विशेषता को बताना है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, लेटेराइट मिट्टी लेटेराइट मिट्टी अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। यह चाय और कॉफी की खेती के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है और इससे ह्यूमस की मात्रा कम होती है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गांधी जी ने प्रस्तावित रोलेक्ट एक्ट का विरोध क्यों किया? तो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, रोलेक्ट एक्ट ने सरकार को राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने का असीमित अधिकार दे दिया था, जिसका गांधी जी ने विरोध कर रहे थे दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय यानी कि जो पर कैपिटा इनकम की गणना कैसे की जाती है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय यहाँ पे जीडीपी को बोलते हैं दोस्तों। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की देश की कुल संख्या, प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। यानी कि देश का जो जीडीपी है दोस्तों, जीडीपी को अपने देश के पॉपुलेशन यानी कि जो जनसंख्या है दोस्तों, इसको सब भाग दिया जाता है और इससे जो निकलता है दोस्तों, उसी को बोला जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के एकदम साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो दोस्तों, भारत का कोई एक सिंपल व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है, उसी को प्रति व्यक्ति आय बोला जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर विकासशील देशों में ही क्यों निवेश करती है? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, ये विकासशील देशों में निवेश करती है क्योंकि यहाँ श्रम सस्ता है, बाजार निकट है और सरकारी नीतियां उनके अनुकूल होती है, जिससे उत्पादन लागत कम हो जाती है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वही हुआ दोस्तों, जो ऐसा कंपनी जो विदेश से अपने देश में, जैसे कि एप्पल, जो उदाहरण देकर समझाए थे दोस्तों, ठीक उसी प्रकार समझिए। जो एप्पल कंपनी था वो अमेरिका का है और वो इंडिया में अपना अति लगाया है। तो इंडिया एक ऐसा देश है दोस्तों, विकासशील देश है ना, विकासशील देश है। तो यहाँ पे वो क्यों अपना कंपनी ने स्थापित किया है? क्योंकि यहाँ जो लेबर है यानी कि जो श्रम है यानी कि जो मजदूर है वो सस्ता दामों पर मिल जाता है, पैसा भी कम लगता है और बाजार निकट। जब कंपनी स्थापित करेगा तो यहीं पे आईफोन बनाएगा और यहीं पे बेचेगा, जिससे कि उसको जो आयात निर्यात में जो पैसा लगता है वो उससे बचेगा और सरकारी नीति उनके अनुकूल होती है। तो यहाँ पे सरकारी नियम जो होता है अनुकूल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कोई भी सरकार चाहेगा कि मैं अपने देश में एक विदेशी कंपनी को लाऊं और उससे टैक्स वसूले और अपने देश के विकास में सहायता करे। तो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनियां आमतौर पर विकासशील देशों में ही निवेश करती है दोस्तों। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन से, लोकतंत्र में सामाजिक विविधताओं को समायोजित करने का अर्थ क्या है? यानी कि क्या अर्थ है, अर्थ क्या है? क्वेश्चन सेम है दोस्तों। तो इसका उत्तर दिया हुआ, इसका अर्थ है कि लोकतंत्र में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोगों के हितों का सम्मान किया जाता है और उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं, जिससे संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। और यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और अब चलते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र को सफल बनाने में राजनीतिक दलों की कोई 3 भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं जिससे लोगों को प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलता है। वे विभिन्न सरकारी योजना और नीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं और जनमत को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांधों के निर्माण से जुड़े कोई 3 प्रमुख दोष बताना है दोस्तों, यानी कि उसका कोई 3 हानि बताना है दोस्तों डैम के निर्माण का। और तो 3 जो दोष है दोस्तों नीचे दिया हुआ है। तो इसमें जो पहला है दोस्तों, स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है। यानी कि जब कोई डैम बड़ा सा बनता है दोस्तों, तो वहाँ पे रहने वाले गांव के जो लोग हैं उसको दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। और जो दूसरा हानि है दोस्तों, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा आती है। यानी कि नेचुरल तरह से जो बहती है नदियाँ, उसको एक कृत्रिम रूप दे दिया जाता है। और तीसरा है दोस्तों, इनके कारण तलछट का जमाव होता है और बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर कौन थे और उन्हें कहाँ ले जाया गया था? तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर। और याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ये 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय बंधित श्रमिक थे जिन्हें 19वीं सदी में अनुबंध के तहत काम करने के लिए भारत से बाहर ले जाया गया था। उन्हें मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह
फिजी और मॉरिशस जैसे स्थानों पर भेजा गया था। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र की किन्हीं 3 गतिविधियों का उल्लेख करें। तो जब आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे दोस्तों 10वां क्लास का, तो उसमें 3 क्षेत्रक बताया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक। तो इसमें पूछा है केवल तृतीय क्षेत्रक का उल्लेख करना है दोस्तों। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों तृतीय क्षेत्रक में पहला जो होता है परिवहन, सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। दूसरा होता है संचार यानी कि फोन या इंटरनेट सेवाएं। और तीसरा होता है बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं जैसे गतिविधियों शामिल है जो उत्पादन में मदद करती है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन, जो संघीय शासन व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा कैसे सुनिश्चित किया जाता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ है दोस्तों, संघीय व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसे सूचियों में विभाजित किया जाता है ताकि दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में काम कर सके। और यहाँ पे 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और अब चलते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर वाले क्वेश्चन, इसमें जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं किस प्रकार वैध, उत्तरदायी और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करती है। तो इसका उत्तर दिया जाए तो पहला, लोकतांत्रिक सरकार वैध होती है क्योंकि वे लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और दूसरा है दोस्तों, वे उत्तरदायी होती है क्योंकि उन्हें सार्वजनिक चर्चा और बहस में लोगों के प्रति जवाब देना होता है। और तीसरा है दोस्तों, वे पारदर्शी होते हैं क्योंकि नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच का अधिकार होता है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक विकास में बैंकों की साख की भूमिका का विश्लेषण करना है। तो इसका उत्तर दिया है दोस्तों, बैंक कम ब्याज दरों पर लोगों और व्यवसायों को ऋण प्रदान करके आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। यह ऋण लोगों को नया व्यापार शुरू करने, उत्पादन बढ़ाने और अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद करता है। इस प्रकार बैंक आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाकर अर्थव्यवस्था को गति देते हैं। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा और आपको और किस विषय की इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए।